नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे जगह 24/7 न्यूज। आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। बात होगी आज की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की, लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर, जहां दिल्ली से वक्फ बोर्ड पर आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ठीक सुबह 11 बजे ये अहम बैठक शुरू होगी। 11 बजे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। तो क्लॉज दर क्लॉज बिल में जो 444 संशोधन है, हर क्लॉज पर अब चर्चा होगी। तो बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल के नेतृत्व में ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक वक्फ संशोधन बिल पर हर एक संशोधन क्लॉज दर क्लॉज इस पर चर्चा होगी। कुल 444 पॉइंट हैं जिन पर चर्चा होनी है, लेकिन इससे पहले अब तक जितने भी महत्वपूर्ण जेपीसी की बैठक हुई है उसमें कई मर्तबा वाद प्रतिवाद देखने को मिला, जिसके चलते अब तक कुल 10 विपक्षी सांसद निलंबित हो चुके हैं। तो बिल में 444 संशोधनों का नोटिस है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल में 43 संशोधन के संबंध में नोटिस दिए हैं। बीजेपी सदस्यों ने 16 संशोधन का नोटिस दिया है। वहीं मेधा कुलकर्णी की बात की जाए तो उनकी तरफ से 3 संशोधन अमेंडमेंट्स की बात सामने आई है। दिलीप सौकैया ने भी 3 संशोधन से संबंधित नोटिस सबमिट किए हैं। अपराजिता सारंगी की तरफ से 2 नोटिस सामने आए हैं। डीके अरुण की तरफ से भी 2 नोटिस इस वक्फ संशोधन बिल के मद्देनजर सामने आए हैं। निशिकांत दुबे बीजेपी से सांसद, इनकी तरफ से 2 संशोधन सामने आए हैं। तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सांसद, उनकी तरफ से भी 2 संशोधन सामने आए हैं। ब्रज लाल की तरफ से एक संशोधन जेपीसी मीटिंग में उठाया गया है। संजय जायसवाल की तरफ से भी एक संशोधन की बात सामने आई है। तो ताबिश कमाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताबिश, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, जहां पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल के नेतृत्व में जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। अब जानकारी ये मिल रही है कि क्लॉज दर क्लॉज हर एक विषय पर चर्चा होगी। कुल 444 अमेंडमेंट संशोधन है जो भिन्न भिन्न सांसदों ने रखे हैं सामने जेपीसी के। बिल्कुल, देखिए लगभग 43 तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से रखे गए हैं संशोधन। कुल मिलाकर के 44 ऐसे क्लॉज हैं जिन पर बातचीत होनी है। 44 क्लॉज हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में 2 दिन पहले हमने जेपीसी कमेटी में जी पन्ने पूरे तैयार हुए, उनके एक एक पन्ने पर बातचीत की जाएगी। क्लॉज और संख्या 44 है, तो इस पर बातचीत की जाएगी। सबको एक एक करके संगठन के सामने रखा जाएगा। जिसकी जो आपत्ति है वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। ऐसे में अगर बात की जाए, उन्होंने कहा था कि हम 44 क्लॉज में से 43 तो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से उन पर संशोधन के लिए आपत्ति जताई गई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी लगभग 16 ऐसे क्लॉज हैं जिन पर अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पहले भी इस मामले को लेकर के हंगामा होता। पिछली मीटिंग में हमने देखा था कि 10 सांसदों को सस्पेंड किया गया था, काफी हंगामा हुआ था। निशिकांत दुबे की तरफ से उनको सस्पेंड करने की मांग की गई थी और ऐसे में 10 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया था। निशिकांत दुबे ने बाद में ये भी कहा था, क्योंकि मीर वाइज उमर फारूक आए थे उस दिन, जम्मू कश्मीर का डेलीगेशन आया था, तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जिस तरह से मीर वाइज उमर फारूक आए तो उनके सामने जानबूझ करके ये हंगामा विपक्ष की तरफ से एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। हालांकि कल्याण बनर्जी ने उस वक्त ये कहा था कि जिस तरह से ये हंगामा हुआ है ये इमरजेंसी की तरह है और सांसदों को सस्पेंड करना। लेकिन आज चूंकि क्लॉज वाइज बातचीत होनी है तो देखना बहुत अहम रहेगा, क्या उन संशोधनों को जिनको लेकर के नोटिस दिए गए हैं उन पर बातचीत होगी और उनको कितना संशोधित किया जाएगा, ये बहुत अहम देखने वाली बात रहेगी। सबसे बड़ी बात ये कुणाल, हमने लगातार ये देखा है कि जेपीसी में लगातार बैठकें हुई हैं। बैठकों के बाद एक बैठक के बाद लगभग 34 बैठकें तो दिल्ली के अंदर हुई और 26 ऐसे डेलीगेट्स हैं जिनको दिल्ली के बाहर जाकर के बातचीत की गई और बुलाया गया, दिल्ली भी बुलाया गया।
तो ऐसा भी सब चीजें यहाँ पर कंक्लूजन इनका रखा जाएगा कि किस तरह से ये बैठकें हुई हैं, उनमें क्या चीजें निकली हैं और जो बाहर से नहीं, लोग लेकिन आए बड़ी हैं बात है जिनसे जाकर। ताबिश, जब जब बैठक हुई है हमेशा सुर्खियों में आई है। कभी गिलास तोड़े गए हैं, कभी सांसद के हाथ में लड़ते झगड़ते चोट लग जाती है, कभी सांसदों को सस्पेंड तक कर देना पड़ता है। तो आज भी एक सवाल उठता है, क्या आज की बैठक शांति से विचार विमर्श टेबल टॉक पर निपट जाएगी, या आज भी कुछ बैठकों की तरह हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा? देखिए कुणाल, अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्षी हम्म, सांसदों की तरफ से अपने नोटिस दिए गए हैं क्लॉज वाइज क्लॉज बातचीत करने के लिए और उन पर संशोधन नहीं होता है, तो विपक्ष ने तो अपना मूड उसी दिन साफ कर दिया कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है, और खास तौर से असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये कहा था कि हम सड़कों पर उतरेंगे अगर वक्फ बोर्ड कमिटमेंट बिल को संशोधन करके जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं उसके अनुसार नहीं बनाया गया तो सड़कों पर उतरेंगे। आपको याद होगा सीए के दौरान भी इस तरह के हंगामे हमने देश भर के अंदर देखे थे। तो अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है कि विपक्ष के सांसद हंगामा करते हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि सीए पार्ट 2 की तैयारी विपक्ष की तरफ से शुरुआत कर दी गई है। कोशिश हम्म, ये की जा रही है कि आम लोगों तक वो मैसेज पहुंचाया जाए हम्म, जो सरकार की तरफ से संशोधित नहीं किए जाएंगे। हम्म, हालांकि जिस वक्त जगदम्बिका पाल से हमने बात की थी, हमने उनसे हम्म, कहा था कि विपक्ष के जो सांसद हैं, अपोजिशन लीडर्स लगातार ये आरोप लगा रहे हैं हम्म, एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए काम किए जा रहे हैं, मस्जिद खानका दरगाह इन सबको टारगेट किया जा रहा है। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि ये एक भ्रम फैलाने की स्थिति है, भ्रम फैलाने की कोशिश की ठीक जा है। रही है, आम मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। हम्म, उस वक्त भी ये कहा था, और अब चूंकि ये पूरा मामला अब क्लॉज बाय क्लॉज आ गया, क्योंकि देखिए उम्मीद ये जा रही है कि की जा रही है कि इसी सेशन के दूसरे हफ्ते में इसको पेश किया जा सकता है हम्म, जेपीसी के जो रिपोर्ट होगी। तो उस दौरान अगर ये क्लॉज में चेंज नहीं किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हंगामा देखने को मिलेगा। और आज तो ये जो मीटिंग होनी है इसमें ये पता चलेगा कि अपोजिशन के जो सांसद है वो खामोशी से सब हम्म, कुछ सुनेंगे जो जेपीसी के चेयरमैन या कमेटी के बाकी सदस्य कहेंगे, या फिर वो जो उन्होंने मांग रखी है वो संशोधन करने की वो नहीं होगा तो फिर हंगामा होगा। ये बहुत अहम है। हालांकि अभी हमें 1-1.5 घंटे वेट करना होगा क्योंकि उस दिन भी हमें याद है कि साढ़े हम्म, 12 बजे करीब बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, लगभग ठीक बारह है। साढ़े बारह बजे करीब। तो हम्म, अभी जब मीटिंग शुरू हो जाएगी, हम्म, हालांकि विपक्ष के सांसद तो अपने आक्रामक मूड में अब हम्म, नजर ही आ रहे हैं कुणाल। हम्म। चलिए, शुक्रिया आपका ताबिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखें, क्योंकि ठीक 11 बजे दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के मद्देनजर आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होगी बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में। आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा से के फरीदाबाद से बड़ी खबर। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की तैयारी चल रही है। तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा। दोपहर 12 बजे होटल राजहंस में ये महत्वपूर्ण बैठक है। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। पर्यटन विभाग, पर्यटन विकास निगम भी इसमें शामिल होंगे। तो 7 फरवरी से 23 फरवरी तक सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा इस बार के थीम स्टेट है। 7 बिम्स्टेक देश इसमें सहयोगी राष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं। अब तैयारियों का जायजा लेने के बाद मीडिया से रूबरू भी होंगे हरियाणा सरकार में पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा। तो हरियाणा के फरीदाबाद में हर साल आयोजित होने वाला सूरजकुंड मेला अपने आप में ऐतिहासिक है, हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र है। और इतने बड़े स्तर पर जिस तरह से ये पूरा सूरजकुंड मेला आयोजित होता है, राज्य सरकार की जो तमाम तैयारियां हैं वो काफी लंबे समय से चली आ रही होती हैं, क्योंकि ना सिर्फ इसमें देश प्रदेश के तमाम हजारों लोग पहुंचते हैं, बल्कि विदेशों से भी तमाम पर्यटकों का पहुंचने का सिलसिला चलता रहता है। आज महत्वपूर्ण चीजें जहां पर आपके सामने बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला आगामी महीने 7 तारीख से शुरू होकर 23 फरवरी तक चलेगा। 200 नई दुकानें इसमें बनाई जानी है। QR कोड से बुकिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। 2 राज्य स्टेट थीम है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, जबकि 6 देश कंट्री पार्टनर के तौर पर यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, हर साल आप भी ये लगातार सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला कवर करते आए हैं, तमाम दर्शकों तक यहाँ की तस्वीरें पहुंचाते नजर आए हैं। इस बार राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से तमाम व्यवस्थाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है? जो मंत्री हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनके नेतृत्व में आज बैठक भी है। बिल्कुल 38वां इस बार अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला फरीदाबाद के अरावलियों में लगने जा रहा है और इसकी जो तैयारी है वो जो है पहले ही शुरू कर दी गई है। लेकिन आज एक बार फिर जो है तैयारियों का जायजा लेने के लिए डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंच रहे हैं और अधिकारियों के साथ पर्यटन विभाग की बैठक होगी।
और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कैसे जो है व्यवस्थित तरीके से इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला हो सके, और कैसे जो है जो विदेशों से मेहमान जो आते हैं उनकी जो है रहने से लेकर सारी व्यवस्थाएं कैसे संभव हो पाए, सुरक्षा की दृष्टि हो, चाहे फिर जो है पर्यटक जो पहुंचे उनको कोई परेशानी ना हो। जिस तरह की सुविधाएं नहीं देने की बात जो है सरकार की ओर से कही गई है, जिसमें बार कोड से आप जो है टिकट खरीद सकते हैं, पार्किंग में कोई परेशानी ना हो, इन चीजों को जो है व्यवस्थाएं कराई जा सके, जाम की स्थिति ना हो, अंदर सुरक्षा की व्यवस्थाएं हो। तो ये सारी चीजों पर चर्चाएं की जाएंगी। इसी को लेकर जो है 12 बजे का समय रखा गया है, और उसके बाद सूरज कुंड जो मेला जो परिसर है वहां पर निरीक्षण करेंगे, दौरा करेंगे और जायजा लेंगे कि आखिर क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर चल रही हैं और किस तरह की तस्वीर जो है बनकर निकलेगी। उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी और जानकारी दी जाएगी कि इस बार का मेला किस तरह से खास रहने वाला है। कुणाल, और बड़ी बात है कि ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मेला सुर्खियां बटोरता है। विदेशों से भी पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। भारत आने वाले जो तमाम विदेशी लोग हैं वो भी इस पूरे मेले में आयोजन करते हैं। तो लिहाजा जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमीन पर उतारना भी राज्य सरकार के सामने एक बहुत बड़ी परीक्षा जैसा है। देखिए बिल्कुल हर साल जो है ये सूरज कुंड मेला जो है फरीदाबाद में लगता है, और इसमें जो कलाकार हैं, चाहे फिर वो देसी हो चाहे फिर विदेशी, और उनकी व्यवस्थाएं जो है कर पाना सरकार के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण तो होता है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन और यहाँ के जो लोग हैं वो उनका जो साथ होता है, उस मिलकर उन चीजों को आसानी से जो है कर पाते हैं। ऐसी को लेकर जो है आज की बैठक होगी, जिसमें जो है मंत्री पहुंच रहे हैं और ये जानेंगे कि ठीक है। अधिकारियों की ओर से क्या क्या प्रयास है, क्या क्या व्यवस्थाएं जो है कर ली गई हैं। अगर उसमें कोई खामियां या कुछ कमी रहती है तो फिर उन पर चर्चाएं होती है। लेकिन कुणाल, हम देखते हैं कि किस तरह से कई बार ऐसी चीजें जो है पैदा हो जाती है चलते हुए सूरजकुंड में मौके पर, तो उनको जल्द से जल्द सुधारने का काम भी प्रशासन की ओर से ठीक किया है। जाता है। वहां पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति होती है, जो समय रहते अगर कुछ समस्याएं आ जाती है व्यवस्था बनाने में, कहीं ना कहीं छोटी मोटी समस्याएं जरूर इतने बड़े आयोजन में होती हैं, तो उनको दुरुस्त जो है जल्द से जल्द कर लिया जाता है। ठीक है। तो इन्हीं चीजों का जो है रूपरेखा तैयार करने के लिए आज की बैठक की जा रही है। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सीधे फरीदाबाद से और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से, सीएम नायब सिंह सैनी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री की तरफ से इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। सरकार के 100 दिन के कार्यकाल के पूरा होने के बाद अभी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां पर सीएम 100 दिन की उपलब्धियां से संबंधित जानकारी साझा करेंगे। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर आज हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने तीसरे कार्यकाल के तहत, बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल के तहत शुरुआती 100 दिन में जो तमाम उपलब्धियां हासिल की गई हैं उसको मीडिया के सामने रखा जाएगा, ताकि जानकारी जनता तक पहुंचे। कितने वादे हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे लगभग 3 महीने पहले, वो किए गए, कितने उनमें से पूरे हुए, और भविष्य की क्या कुछ योजनाएं हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दोपहर हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। चलिए यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ की। महाकुंभ को लेकर तमाम तरह के आयोजन चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच आज गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज के दौरे पर ठीक 11 बजे के आसपास वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आज आस्था की डुबकी लगाएंगे संगम त्रिवेणी घाट पर। गृह मंत्री अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो करीब 11:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंच रहे हैं। बमरौली एयरपोर्ट से अरौल तक गृह मंत्री जाएंगे। इसी दौरान निषाद राज्य क्रूज से वीआईपी घाट पर दौरा भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे महाकुंभ से जुड़ी हुई, जहां पर आज का दिन बेहद खास। गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। गृह मंत्री पवित्र संगम में स्नान करेंगे, महत्वपूर्ण पूजा अर्चना कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ सीएम योगी मौजूद रहेंगे। शाम लगभग 7 बजे के आसपास वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह के प्रयागराज दौरे के मद्देनजर, जहां पर आज वो त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। करीब 11:30 के आसपास उनके आगमन का समय
सामने आया है और शाम 7 बजे के आसपास वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। चलिए आगे बढ़ते रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की तरफ, जहां पर अमेरिका ने कोलंबिया पर टैरिफ और वीजा बैन लगा दिया है। टैरिफ लगा दिया और वीजा बैन भी कर दिया है। ट्रंप का फरमान मानने से कोलंबिया का इनकार भी सामने आया है। निर्वासन उड़ानों को अस्वीकार किया गया है। अमेरिका ने शुल्क भी लगा दिया और वीजा प्रतिबंध भी कर दिया। अब ट्रंप के फैसलों से व्यापार घाटे पर बड़ा असर पड़ा है। 2020 से 24 तक 475 फ्लाइट कोलंबिया पहुंची है। अमेरिकी टैरिफ के बाद कोलंबिया सरकार झुकी हुई है। ट्रंप के गुस्से से कोलंबिया थोड़ा डरा हुआ भी नजर आ रहा है। पहले वहां के राष्ट्रपति ने प्रवासियों से भरे 2 प्लेन लौटाए, फिर टैरिफ लगा तो यू टर्न लिया। कोलंबिया और अमेरिका के बीच रविवार 26 जनवरी को टैरिफ वॉर की स्थिति भी बन गई। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद अब कोलंबिया पलटता नजर आ रहा है, जहां पर अवैध प्रवासियों को लेने प्लेन भेजा जाएगा। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है। कोलंबिया ने अमेरिका की तमाम शर्तें मान ली हैं। इस दौरान व्हाइट हाउस की तरफ से भी बयान दिया गया। कोलंबिया ने अमेरिका से निकाले गए अवैध प्रवासियों को देश में लाने का फैसला किया है। कोलंबिया अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए सेंट्रल अमेरिकी देश होंडुरास में प्लेन भेजेगा। इससे पहले कोलंबिया ने अवैध प्रवासियों को लेकर आ रहे 2 अमेरिकी सैन्य विमानों के देश में लैंड न होने की बात सामने आई थी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कोलंबिया के खिलाफ 25% टैरिफ और प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद स्वदेश लौट रहे हैं लोग। अमेरिका से कई देशों के लोगों के उनके देश पहुंचने का सिलसिला जारी है। वायुसेना के 2 C-17 कार्गो विमान ग्वाटेमाला पहुंचे हैं। 2 विमानों में 193 प्रवासी होंडुरास भी भेजे गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे अमेरिका से जुड़ी हुई, जहां पर अमेरिका की तरफ से नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक के बाद एक टैरिफ लगा रहे हैं भिन्न भिन्न देशों पर। और बड़ी बात, शुरुआती 2 से 3 दिनों के अंदर जो तमाम उन्होंने फैसले लिए हैं अपनी सरकार में, जिसमें प्रवासी लोगों को एक एक करके डिपोर्ट किया जा रहा है उनके देशों में, इसी बीच बड़ी खबर सामने आई थी। विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह सर हमारे साथ जुड़ रहे। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये कितनी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उन्होंने साफ कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट। लिहाजा जो तमाम अप्रवासी लोग अमेरिका में छोरी छुपे इधर उधर जितने भी रह रहे थे, उन सबको उठा डाकर उनके देश भेजा जा रहा है। कोलंबिया से जो खबर सामने आई है सर, इसका ओवरऑल इसे हम किस किस नजर से देखें और कितना इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिहाज से? देखिए कुणाल, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जी सर जब अपना चुनाव प्रचार किया था तो उन्होंने एक बहुत बड़ा नारा दिया था कि जो एलियन क्रिमिनल्स हैं माइग्रेंट्स के रूप में, उनको मैं डिपोर्ट करूंगा और अमेरिका में जितने रह रहे हैं सबको डिपोर्ट करूंगा। तो इसमें बहुत से देशों से, जैसे रिसर्च ये बता रहा है कि मेक्सिको से लगभग 40 लाख के करीब हैं जी, भारत के 7.25 लाख हैं और अल सल्वाडोर के 8 लाख हैं। तो माइग्रेंट्स बहुत से हैं। तो जो आपने खबर चलाई है ये महत्वपूर्ण भी है और दुनिया के लिए बहुत खतरनाक भी है। कोलंबिया ने पहले उनको फ्लाइट को अलाउ नहीं किया और उसके बाद यू टर्न लेते हुए ये कहा कि ये जो डिपोर्ट कर रहे हैं ये गरिमामय तरीके से नहीं है, आप उनको अपराधी कह के डिपोर्ट कर रहे हैं जी। तो गरिमामय तरीके से हम लेने को तैयार हैं। तो कोलंबिया ने तो अपना यू टर्न ले लिया फ्लाइट को रोकने के बाद, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी और इस रूप में खतरनाक होगी कि बहुत से देश लेने के लिए मना कर देंगे। वो ये कहेंगे कि जिनके पास हमारा पासपोर्ट नहीं है वो हमारे नागरिक कैसे हो सकते हैं, हम उनको कैसे लें। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास जिस देश का पासपोर्ट नहीं है वो अगर देश मना करते हैं लेने के लिए तो एक बहुत बड़ा संकट दुनिया में आ जाएगा। वो होगा स्टेटलेस का, ठीक है, जो कहीं के भी नागरिक नहीं है। तो ऐसी स्थिति आती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की लेकिन सर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, कोलंबिया ने जिस तरह से नतमस्तक कर दिया, हथियार डाल दिए, तुरंत तमाम चीजें मान ली, अब ऐसे तो डोनाल्ड ट्रंप का फिर तेवर और
बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके भविष्य के परिणाम आप कैसे देखते हैं? वो मैं भविष्य का ही कुणाल ये बता रहा हूँ कि भविष्य में बड़ी खतरनाक स्थिति पूरी दुनिया में बनने वाली है, क्योंकि हर देश जो उनके नागरिक है उनको तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जिनका कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं है, केवल वो इंसान है, वो किस देश के हैं ये वो कैसे डिटरमिन करेंगे? जिनके पास पासपोर्ट नहीं है तो उनको आप डिटरमिन नहीं कर सकते, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एक नागरिकता विहीन, ठीक है सर, ठीक है, मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है, टीवी स्क्रीन पर है। हमास इस हफ्ते 6 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 3-3 के 2 बैच में इनकी रिहाई होगी। तो सीज फायर के ऐलान के बाद जो गाजा पट्टी वाला इलाका है वहां पर इजराइल और हमास के बीच चीजों को थोड़ा ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति के पैगाम के मद्देनजर इसी बीच खबर आई है, हमास इस हफ्ते 6 इजरायलियों को रिहा करेगा। 3-3 के ग्रुप में ये कुल 6 इजरायली बंधक हैं जो अब तक हमास की कस्टडी में थे, लेकिन अब इजराइल को लौटाए जाएंगे। करोड़ी सिंह सर, लगातार सीज फायर के ऐलान के बाद कोशिश की जा रही है वैश्विक स्तर पर इस शांति को कायम करने के लिए। पहले भी हमने देखा हमास की तरफ से कई बंधक रिहा किए गए, इजराइल ने भी कई फिलिस्तीनियों को रिहा किया सर, और आज भी है। करोड़ी सिंह सर, आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ जी जी सर, कितना महत्वपूर्ण है सर ये? देखिए, जब से सीज फायर हुआ है पूरी दुनिया को एक आशा बनी है कि कहीं न कहीं इस समस्या का समाधान होगा, समाधान की तरफ जाएंगे, एक समाधान का कुछ वातावरण बनेगा। और इसी संदर्भ में 2 इंस्टॉलमेंट में पहले रिहा हो चुके हैं। पहले इंस्टॉलमेंट में उन्होंने 4 इजरायलियों को रिहा किया और तो इजराइल ने 90 फिलिस्तीनियों को रिहा किया। दूसरे इंस्टॉलमेंट में उन्होंने फिलिस्तीनियों को रिहा किया, उसके उनको इजरायलियों को रिहा किया तो उनके बदले इजराइल ने 200 फिलिस्तीनियों को रिहा किया। तो ये प्रक्रिया इंस्टॉलमेंट में चलेगी, क्योंकि जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो 6 सप्ताह का है, मतलब 42 दिन का है। आज 35 दिन और बचे हैं, तो किस तरह से आगे बढ़ता है? अगर ये सही तरीके से आगे बढ़ता है तो वो 42 दिन पूरे होने के बाद में आगे का प्रक्रिया चलेगी। बिल्कुल, तो लगातार शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत आने वाले वक्त में भविष्य में कितनी और ज्यादा बेहतर शांति स्थापित करेगी, ये देखना बेहद खास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।